हेलो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल है, क्या आप सच में डर सह सकते हैं? क्योंकि आज हम आपको जिस कहानी में ले जा रहे हैं वहाँ से हर कोई वापस नहीं आता। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज की कहानी भूरिया चौकीदार की जुबानी है, असम के घने जंगलों में बनी काली हवेली की, जहाँ हजारों साल पहले मरे राजाओं और सैनिकों की आत्माएं आज भी सांस लेती हैं। जब मुंबई से आए लोग हॉरर फिल्म बनाने पहुंचे, तब उन्हें एहसास हुआ कि कुछ जगहों पर कैमरा नहीं, सिर्फ किस्मत रिकॉर्ड होती है। अब कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम भूरिया है, लोग मुझे चौकीदार कहते हैं, लेकिन सच पूछो तो मैं खुद को इस काली हवेली का मालिक मानता हूं, क्योंकि सालों से दिन हो या रात मैं यहीं रहता हूं, यहीं खाता हूं और यहीं सोता हूं। यह काली हवेली असम के घने जंगलों के बीच खड़ी है, जहां सूरज की रोशनी भी डरते डरते जमीन पर उतरती है। हजारों साल पहले यहां भयानक युद्ध हुआ था। कहते हैं कई राजाओं ने इस हवेली पर कब्जे के लिए खून बहाया था। तलवारें टूटी थीं, लाशों के ढेर लगे थे, और जब आखिरी राजा मारा गया तो उसकी चीख इतनी खतरनाक थी कि पूरी हवेली कांप उठी थी। उसी दिन से यह जगह इंसानों के लिए नहीं रही, लेकिन मैं यहीं रह गया क्योंकि मुझे डर नहीं लगता, या शायद डर मुझे छोड़ चुका है। लोग कहते हैं कि जो रात यहां रुकता है वह इंसान नहीं रहता, या तो पागल हो जाता है या फिर हवेली का हिस्सा बन जाता है। मैंने दोनों देखा है, लेकिन खुद बचा रहा, क्योंकि आत्माएं मुझे पहचानती हैं। मैं उनके साथ जीना सीख चुका हूं। रात में जब हवेली की दीवारों से कराहने की आवाज आती है, जब किसी कमरे से युद्ध की तलवारें टकराने की ध्वनि सुनाई देती है, तब मैं समझ जाता हूं कि पुराने राजा जाग गए हैं। कई बार बिना हवा के दिए बुझ जाते हैं, कई बार मेरे कान के पास कोई फुसफुसाता है, लेकिन मैंने कभी पलट कर नहीं देखा, क्योंकि जो देख लेता है वह फिर आंखें बंद नहीं कर पाता। एक दिन सुबह करीब 10 बजे जंगल के रास्ते से गाड़ियों की आवाज आई। मैं समझ गया, कोई फिर से मौत को देखने चला आ रहा है। मुंबई से आए थे वे लोग, कैमरा, लाइट और सामान से भरे हुए, बोले कि हॉरर मूवी की शूटिंग करनी है। मैंने उन्हें साफ शब्दों में कहा, अभी तो दिन है, 5 बजे तक निकल जाना, वरना रात की कोई जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। वे हंसे बोले, हम सब रिकॉर्ड करेंगे, डर नाम की चीज कैमरे में कैद कर लेंगे। मैंने उन्हें हवेली के अंदर जाने दिया, लेकिन मन ही मन जानता था कि काली हवेली किसी को यूं ही नहीं जाने देती। जैसे ही वे अंदर घुसे, हवेली की हवा बदल गई। दीवारों पर टंगी पुरानी जंग लगी तलवारें हिलने लगीं, और मुझे पहली बार दिन में भी युद्ध की गंध आई, खून और जलते मांस की गंध। मैंने आसमान की तरफ देखा और धीमे से कहा, हे काली हवेली, आज फिर तू जाग गई। मैं भूरिया चौकीदार हूं, और जो आगे बता रहा हूं वह मेरी अपनी आंखों से देखा सच है। जब मुंबई से आए वो लोग हवेली के अंदर घुसे तो शुरू में सब कुछ सामान्य लग रहा था। कैमरे ऑन थे, लाइटें जल रही थीं, और वे लोग हंसते हुए सीन समझा रहे थे। लेकिन मुझे पता था कि काली हवेली चुप रहकर शिकार देखती है। जैसे ही उन्होंने पहले कमरे में शूटिंग शुरू की, हवेली की छत से हल्की हल्की धूल गिरने लगी, जबकि ऊपर कोई नहीं था। एक लड़की बार बार कह रही थी कि उसे घुटन महसूस हो रही है और सांस भारी लग रही है। मैंने उसे बाहर जाने को कहा, लेकिन डायरेक्टर ने मजाक उड़ाते हुए कहा, यही तो रियल फील है भूरिया, इसी के लिए तो आए हैं हम लोग। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि जो नहीं मानते उन्हें हवेली खुद समझा देती है। जैसे जैसे दिन ढल रहा था, हवेली के गलियारों में अजीब सी ठंड फैलने लगी थी, जबकि बाहर असम की उमस भरी गर्मी थी। कैमरे में बार बार परछाइयां आ रही थीं, जिन्हें वे लोग रीटेक कहकर हटा रहे थे, लेकिन मैं जानता था कि ये परछाइयां कैमरे की नहीं, आत्माओं की हैं। दोपहर करीब 3 बजे एक तेज आवाज आई, जैसे किसी ने लोहे की भारी चीज फेंक दी हो। सब डरकर मेरी तरफ देखने लगे। मैंने कहा, अभी भी वक्त है, 5 बजे से पहले निकल जाओ। लेकिन वे नहीं माने। तभी हवेली के उस हिस्से से जहां हजारों साल पहले राजा मारा गया था, घोड़े के दौड़ने की आवाज आई। जमीन हिलने लगी और दीवार पर अचानक खून जैसे निशान उभर आए। लड़की चीख पड़ी, कैमरा गिर गया, रिकॉर्डिंग अपने आप चलती रही, और स्क्रीन पर युद्ध के दृश्य आने लगे। तलवारें चलती हुई, सैनिक चिल्लाते हुए, और बीच में एक राजा का सिर कटा हुआ चेहरा
डायरेक्टर की हंसी बंद हो चुकी थी। उसने कांपती आवाज में पूछा, यह क्या है? मैंने सिर्फ इतना कहा, काली हवेली तुम्हें अपनी कहानी दिखा रही है। सूरज ढल चुका था। घड़ी में 4:45 थे और मैंने साफ महसूस किया कि आज कोई भी यहां से आसानी से नहीं जाने वाला, क्योंकि हवेली ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। और जैसे ही 5 बजे घंटे की आखिरी सुई चली, पूरे जंगल में एक साथ चीख गूंजी और काली हवेली ने रात को अंदर बुला लिया। 5 बजते ही जैसे ही हवेली के अंदर अंधेरा उतरा, मैंने साफ महसूस किया कि अब कहानी मेरे हाथ से निकल चुकी है। मुंबई से आए लोगों के चेहरे का रंग उड़ चुका था। हंसी मजाक बंद हो गया था। कैमरे अब उनके लिए हथियार नहीं बल्कि बोझ बन चुके थे। किसी ने कहा, दरवाजा खोलो, हमें अभी निकलना है। लेकिन मुख्य दरवाजा पत्थर की तरह जड़ हो चुका था। मैंने कई बार यह मंजर देखा है। जब काली हवेली किसी को रोक लेती है तो लकड़ी लोहे में बदल जाती है। मैंने उन्हें समझाया कि घबराओ मत, जब तक शोर नहीं मचाओगे तब तक आत्माएं पास नहीं आएंगी। लेकिन डर सबसे तेज आवाज करता है, और वही हुआ। एक लड़का भागने लगा, तभी गलियारे की लाइट बुझ गई। अंधेरे में हमें घोड़े की हिनहिनाहट सुनाई दी, जैसे कोई अदृश्य सवार हमारे चारों ओर घूम रहा हो। दीवारों पर टंगी तलवारें अपने आप खनकने लगीं और फर्श पर खून की बूंदें टपकने लगीं, जबकि ऊपर कुछ भी नहीं था। एक लड़की रोते हुए बोली, यह सब नकली नहीं है, हमें माफ कर दो। तभी पहली बार मैंने देखा कि हवेली की छत से काली धुआं जैसी आकृति नीचे उतरी। उसके भीतर कई चेहरे थे, सैनिकों के, राजा के और उन औरतों के भी जो युद्ध में जला दी गई थी। वह आकृति हमारे बीच से गुजरी और जिस लड़के ने सबसे पहले मजाक उड़ाया था वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन पलकें नहीं हिल रही थीं, जैसे उसकी आत्मा निकाल ली गई हो। मैंने सबको एक पुराने कमरे में ठूंस दिया और खुद बाहर खड़ा रहा, क्योंकि आत्माएं जानती हैं कि मैं उनका नहीं, लेकिन उनका दुश्मन भी नहीं हूं। रात गहराती जा रही थी। बाहर जंगल से सियारों की आवाजें आ रही थीं और हवेली के अंदर युद्ध दोबारा जिंदा हो चुका था। हर दीवार पर इतिहास चल रहा था। हर सांस के साथ मौत पास आ रही थी और मुझे पता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। काली हवेली ने अभी अपना असली चेहरा नहीं दिखाया है, और जो सुबह देखने आए थे उनमें से कौन सूरज देख पाएगा, यह फैसला अब हवेली ही करेगी। रात अब पूरी तरह काली हो चुकी थी और काली हवेली के भीतर समय जैसे रुक गया था। घड़ी की सुइयां अटकी हुई थीं। मोबाइल फोन काम नहीं कर रहे थे। कैमरों की बैटरी अपने आप खत्म हो रही थी, जबकि चार्ज पूरा था। मैंने सबको उसी पुराने कमरे में बैठने को कहा, जहां कभी सैनिकों का हथियार खाना हुआ करता था। दीवारों पर अभी भी जंग लगा खून सूखा पड़ा था, लेकिन डर के मारे कोई उसे देख नहीं रहा था। सबकी नजरें मुझ पर थीं, जैसे मैं ही उनका आखिरी सहारा हूं। मैंने उन्हें साफ शब्दों में कहा, अब जो होगा वह हवेली तय करेगी। यहां से निकलना अब मेरे हाथ में भी नहीं है। तभी अचानक फर्श पर जोरदार धमाका हुआ, जैसे किसी ने नीचे से वार किया हो। कमरा हिल गया और एक लड़की चीखते हुए बेहोश हो गई। उसी पल कमरे की एक दीवार अपने आप दरकने लगी और दरार के बीच से लाल आंखें चमकी। वो आंखें किसी जानवर की नहीं थीं, उनमें इंसानी दर्द और गुस्सा दोनों थे। उस दरार से एक सिपाही की अधजली आत्मा बाहर निकली, जिसके शरीर में जगह जगह तलवारों के निशान थे। उसने बिना मुंह हिलाए बोलना शुरू किया और उसकी आवाज सीधे दिमाग में गूंज रही थी। उसने कहा, यह हवेली खून से बनी है, जो इसे देखने आया है वह खाली नहीं जाएगा। डायरेक्टर गिड़गिड़ाने लगा, बोला, हमें माफ कर दो, हम सिर्फ फिल्म बना रहे थे। तभी आत्मा हंसी और बोली, यहां हर रात फिल्म चलती है, फर्क सिर्फ इतना है कि दर्शक जिंदा नहीं रहते। तभी अचानक बाहर गलियारे से दौड़ने की आवाजें आईं, जैसे सैकड़ों सैनिक एक साथ भाग रहे हों। दीवारों पर परछाइयां तलवारें लिए दौड़ रही थीं और छत से खून की बूंदें गिरने लगीं। एक लड़का दरवाजा खोलकर भागा और अगले ही पल उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज गई। उसके बाद सन्नाटा छा गया। मैंने आंख बंद कर ली, क्योंकि मुझे पता था जो बाहर गया वह अब लौट कर नहीं आएगा। कमरे के भीतर बैठे लोग पागलों की तरह रो रहे थे। कोई भगवान को याद कर रहा था, कोई मां को। तभी लड़की, जिसे ठंड लग रही थी, उसने धीमी आवाज में कहा, बुढ़िया, हमें यहां से बचा लो। मैंने पहली बार सच कहा। मैंने कहा, काली हवेली से कोई बचता नहीं,
अगर बचता है तो उसकी आत्मा यहीं छूट जाती है। तभी अचानक कमरे की छत पर किसी ने जोर से चलना शुरू किया। हर कदम के साथ छत से धूल गिरती रही और एक भारी आवाज आई, राजा जाग चुका है। यह सुनते ही मेरे शरीर में भी सिहरन दौड़ गई, क्योंकि जब राजा जागता है तब रात सबसे लंबी होती है और मौत सबसे करीब होती है। और मुझे एहसास हो गया कि अगला पहर किसी के लिए आखिरी साबित होने वाला है। राजा जाग चुका है, यह शब्द जैसे ही हवेली की दीवारों से टकराए, पूरे कमरे में ठंड की ऐसी लहर दौड़ी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। मैं भूड़िया हूं और मैंने बहुत कुछ देखा है, लेकिन जब राजा की आत्मा उठती है तब काली हवेली खुद जिंदा हो जाती है। छत पर चलते कदम अब रुक नहीं रहे थे, जैसे कोई भारी शरीर पूरे गलियारे में घूम रहा हो। हर कदम के साथ फर्श हिल रहा था और दीवारों से पुराने युद्ध के नारे उभरने लगे। किसी ने तलवार खींचने की आवाज सुनी, किसी ने घोड़ों की हिनहिनाहट और किसी ने रोते बच्चों की चीखें। मैं जानता था ये सब एक साथ इसलिए सुनाई दे रहा है क्योंकि राजा की आत्मा अकेली नहीं आती, वह अपने साथ पूरी लड़ाई उठा लाती है। कमरे में बंद लोग अब चुप नहीं रह पा रहे थे। एक लड़का दीवारों पर सिर मारने लगा, एक औरत बार बार दरवाजे की तरफ भागती और गिर जाती, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पीछे खींच रहा हो। तभी अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर अंधेरा इतना गाढ़ा था कि कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन उस अंधेरे में लाल रोशनी की दो आंखें चमक रही थीं और उनके बीच से भारी सांसों की आवाज आ रही थी। राजा की परछाई धीरे धीरे अंदर आई। उसका चेहरा अधजला था, सिर पर टूटा हुआ मुकुट और हाथ में खून से सनी तलवार। उसने बिना मुंह खोले सबके नाम पुकारे, जैसे वह हर इंसान की नियति पढ़ रहा हो। डायरेक्टर उसके सामने घुटनों पर गिर गया, लेकिन राजा की तलवार हवा में लहराई और अगले ही पल वह आदमी दीवार से जा टकराया। उसकी चीख आधी ही निकली, क्योंकि आवाज जैसे हवेली ने निगल ली हो। अब कमरे में सिर्फ रोने और हांफने की आवाजें थीं। मैंने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन हवेली से विनती की कि इन लोगों को एक मौका दे। तभी राजा की आवाज मेरे भीतर गूंजी, भूरिया, तू जानता है नियम, जो यहां रात देखेगा वह सुबह नहीं देखेगा। तभी अचानक पूरे कमरे की लाइट एक साथ जल उठी और दीवारों पर युद्ध का दृश्य चलने लगा। खून बहता हुआ, लाशों के ढेर, जलती हुई औरतें और बच्चों की चीखें। मुंबई से आए लोग समझ चुके थे कि यह कोई कहानी नहीं बल्कि सजा है, और सजा अब शुरू हो चुकी है। राजा पीछे मुड़ा और बोला, पहली सुबह किसकी नहीं होगी, यह हवेली तय करेगी। और उसी पल एक लड़की जमीन में समा गई, जैसे फर्श पानी बन गया हो। उसकी चीख देर तक गूंजती रही और फिर सब कुछ शांत हो गया। उस खामोशी में मैंने साफ समझ लिया कि रात का असली खेल अब शुरू हुआ है और अभी बहुत कुछ बाकी है। लड़की के फर्श में समा जाने के बाद कमरे में जो खामोशी छाई वह किसी चीख से ज्यादा डरावनी थी। सांसों की आवाज भी भारी लग रही थी, जैसे हवा खुद डर गई हो। राजा की परछाई धीरे धीरे पीछे हट गई, लेकिन उसकी मौजूदगी दीवारों में समा चुकी थी। मैंने सबको एक कोने में बैठने का इशारा किया और खुद दरवाजे के पास खड़ा रहा, क्योंकि मैं जानता था कि अगला हमला पीछे से होगा। काली हवेली कभी सामने से वार नहीं करती, वह इंसान को भरोसा देकर तोड़ती है। तभी अचानक पूरे कमरे में धुआं भरने लगा, ऐसा धुआं जिसमें जलते मांस और लोहे की बदबू थी। लोग खांसने लगे, आंखें जलने लगीं और उसी धुएं के बीच से कई आत्माएं निकल आईं। कुछ सैनिकों की वर्दी में थीं, कुछ औरतों के अधजले शरीर थे और कुछ ऐसे चेहरे थे जिनकी आंखें नहीं थीं, लेकिन वे हमें देख रहे थे। वे धीरे धीरे घूमते हुए हर इंसान के पास रुक रहे थे, जैसे फैसला कर रहे हों कि किसे कब लेना है। एक लड़का चिल्लाया और भागा, लेकिन धुएं से निकले एक हाथ ने उसकी गर्दन पकड़ ली और वह हवा में लटक गया। उसकी टांगें फड़फड़ाईं और फिर एक तेज झटके के साथ उसकी आवाज हमेशा के लिए बंद हो गई। किसी ने भी चीखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि यहां चीख मौत को बुलावा थी। तभी एक बूढ़ी औरत की आत्मा मेरे पास आई और बोली, भूरिया, तू अभी भी यहां क्यों है? मैंने कहा, क्योंकि किसी को तो साक्षी बनना ही होगा। उसने हंसी और बोली, साक्षी वही रहता है जो अगली कहानी सुनाए। तभी हवेली के बाहर से तेज बारिश की आवाज आई, लेकिन एक बूंद भी अंदर नहीं आई। उल्टा छत से खून टपकने लगा, दीवारों पर बने पुराने चित्र हिलने लगे और उनमें से राजा की आंखें खुल गईं। हर चित्र से एक ही आवाज आई,
रात का दूसरा पहर शुरू हो चुका है और दूसरे पहर में हवेली अपना हिसाब लेती है। तभी एक लड़की जो अब तक चुप बैठी थी अचानक हंसने लगी। उसकी हंसी इंसानी नहीं थी, उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और उसने एक ही वाक्य बोला, मैं अब यहीं की हूं। उसने उठकर दरवाजा खोला और खुद अंधेरे में चली गई। उसके जाते ही दरवाजा फिर से बंद हो गया और बाहर से तलवार चलने की आवाज आई। कमरे में बचे लोग समझ चुके थे कि अब संख्या कम होगी और दर्द ज्यादा। मैं भूरिया हूं और मैंने मन ही मन गिनती शुरू कर दी, क्योंकि काली हवेली हर रात गिनती पूरी करके ही रुकती है और अभी उसकी गिनती पूरी नहीं हुई थी। रात का दूसरा पहर बीत चुका था और काली हवेली अब तीसरे पहर में दाखिल हो रही थी। यह वही समय होता है जब आत्माएं खेल नहीं करती बल्कि फैसला सुनाती हैं। कमरे में अब बहुत कम लोग बचे थे। उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि खालीपन उतर चुका था, जैसे वे पहले ही मर चुके हों। मैं भूरिया हूं और इस हवेली की सांसों को पहचानता हूं। दीवारें अब पहले से ज्यादा ठंडी थीं और फर्श के नीचे से लगातार कराहने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन के नीचे दबे हजारों शव एक साथ करवट बदल रहे हों। तभी अचानक कमरे की पिछली दीवार पूरी तरह खुल गई और हमारे सामने हवेली का सबसे पुराना हिस्सा दिखाई दिया, जहां कभी राजा का दरबार लगा करता था। वहां आग जल रही थी, लेकिन बिना लकड़ी के, और उसके चारों ओर सैनिकों की आत्माएं खड़ी थीं। बीच में पत्थर का सिंहासन था जिस पर वही राजा बैठा था, अधजला मुकुट और आंखों में ऐसा गुस्सा जो सदियों पुराना था। उसने धीरे से हाथ उठाया और फर्श पर खड़ी परछाइयां हरकत में आ गईं। दो आत्माएं आगे बढ़ीं और एक आदमी को खींचकर दरबार के बीच ले आईं। वह आदमी रोता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी आवाज वहां पहुंचते ही पत्थर बन गई। राजा ने तलवार उठाई और जैसे ही हवा में घुमाई, वह आदमी जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर पर कोई जख्म नहीं था, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी बुझ चुकी थी। मैंने समझ लिया था कि उसकी आत्मा निकाल ली गई है। राजा की नजर अब मुझ पर पड़ी। उसने कहा, भूरिया, तू अभी भी यहां है। मैंने सिर झुका दिया और कहा, मैं इस हवेली की सांस हूं। राजा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, इस रात के बाद तू अकेला नहीं रहेगा। मैंने यह सुनकर दिल मजबूत किया, क्योंकि मुझे पता था इसका मतलब है कि कोई न कोई यहां हमेशा के लिए रुकने वाला है। तभी अचानक हवेली में तेज गूंज हुई, जैसे किसी ने विशाल घंटा बजा दिया हो। यह तीसरे पहर का संकेत था। इसी पहर में हवेली अपने नए कैदी चुनती है। एक लड़की जो अब तक जिंदा थी मेरे पास आई और बोली, भूरिया, अगर मैं बच गई तो इस जगह की कहानी दुनिया को बताऊंगी। मैंने उसे देखा और सच कहा, यहां से जो भी जाता है वह अधूरा जाता है। तभी उसकी पीठ के पीछे से एक परछाई निकली और उसे अपने अंदर खींच लिया। वह लड़की चीख भी नहीं पाई, सिर्फ उसकी आंखें खुली रह गईं और शरीर जमीन पर गिर पड़ा। अब कमरे में सिर्फ दो लोग बचे थे और मैं राजा सिंहासन से उठा और बोला, सुबह की पहली रोशनी किसे मिलेगी, यह अब तय होने वाला है। हवेली के बाहर जंगल में अचानक सन्नाटा छा गया, जैसे पूरी प्रकृति भी फैसला सुनने को रुक गई हो। और मुझे एहसास हो गया कि अगला पहर सबसे खतरनाक होगा, क्योंकि चौथा पहर वह समय होता है जब काली हवेली अपना स्थायी मालिक चुनती है। और इस बार हवेली की नजर सिर्फ इंसानों पर नहीं थी। तीसरे पहर के खत्म होते ही काली हवेली की हवा बदल गई। अब वह पहले जैसी आक्रामक नहीं थी, बल्कि खामोश और भारी हो चुकी थी। यह वही खामोशी होती है जो तूफान से पहले आती है। कमरे में बचे दो लोग और मैं बिना बोले खड़े थे, क्योंकि अब शब्दों की कोई कीमत नहीं थी। हवेली के हर कोने से धीमी सांसों की आवाज आ रही थी, जैसे दीवारें खुद जिंदा हों और हमें सूंघ रही हों। तभी अचानक फर्श पर बने पत्थर अपने आप सरकने लगे और बीच से एक गहरा रास्ता खुल गया। नीचे अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे से गर्म हवा और लोहे की गंध आ रही थी। मैं समझ गया, यह वही सुरंग है जहां युद्ध के बाद मरे हुए राजाओं और सैनिकों की लाशें फेंकी गई थीं। राजा सिंहासन से खड़ा हुआ और बोला, चौथा पहर शुरू हो चुका है। अब हवेली अपना भविष्य तय करेगी। दोनों बचे लोग कांपने लगे। एक आदमी मेरे पैरों में गिर पड़ा, बोला, मुझे बचा ले। भूरिया, मैं सब छोड़ दूंगा, लेकिन मैं जानता था यहां कोई सौदा नहीं चलता। तभी सुरंग से एक के बाद एक हाथ बाहर आने लगे। सैकड़ों हाथ जो किसी न किसी को पकड़ना चाहते थे। एक हाथ ने उस आदमी की टांग पकड़ ली
और वह चीखता हुआ नीचे खींचने लगा। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हवेली ने मुझे पीछे धकेल दिया। अगले ही पल वह आदमी अंधेरे में समा गया और उसकी आवाज धीरे धीरे खत्म हो गई। अब सिर्फ एक लड़की बची थी। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि अजीब सी शांति थी। उसने कहा, शायद यही मेरा सच है। तभी राजा की आत्मा उसके सामने आई और बोली, क्या तू यहां रहना स्वीकार करती है? लड़की ने बिना पलक झपकाए सिर हिला दिया। तभी उसके शरीर पर पुराने युद्ध के घाव उभर आए, लेकिन वह चिल्लाई नहीं। उसका चेहरा पत्थर जैसा सख्त हो गया और उसकी आंखें लाल हो गईं। राजा पीछे हटा और बोला, काली हवेली ने अपना नया प्रहरी चुन लिया है। लड़की अब इंसान नहीं रही, वह हवेली का हिस्सा बन चुकी थी। उसने मेरी तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी, जैसे कह रही हो, अब तुम अकेले नहीं हो। चौथे पहर के खत्म होते ही सुरंग बंद हो गई और हवेली फिर शांत हो गई। बाहर कहीं दूर मुर्गे की आवाज आई। सुबह पास थी, लेकिन मेरे लिए सुबह कभी मायने नहीं रखती, क्योंकि मैं जानता हूं अगली रात फिर कोई आएगा और काली हवेली फिर जागेगी। और यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि पांचवा पहर सिर्फ शरीर लेता है, लेकिन छठा पहर आत्मा बदल देता है, और वह पहर अभी बाकी है। मुर्गे की आवाज के साथ सुबह की हल्की रोशनी हवेली के टूटे झरोखों से भीतर उतरी, लेकिन यह रोशनी किसी राहत की तरह नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी कि रात भले बीत गई हो, काली हवेली सोई नहीं है। चौथा पहर खत्म होते ही जो लड़की हवेली की प्रहरी बनी थी, वह अब दीवारों में समा चुकी थी और उसकी मौजूदगी हर सांस में महसूस हो रही थी। मैं भूरिया हूं और मैंने पहली बार महसूस किया कि हवेली का बोझ पहले से ज्यादा भारी हो गया है, क्योंकि जब कोई नया प्रहरी बनता है तो हवेली अपनी जड़ें और गहरी कर लेती है। बाहर से आए लोगों में अब कोई जिंदा नहीं बचा था, सिवाय मेरे। और सुबह की इस रोशनी के जो कुछ देर में ही फीकी पड़ने वाली थी, मैंने सोचा अब सब शांत हो जाएगा। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि पांचवां पहर सूरज उगने के बाद शुरू होता है, और यह वह समय होता है जब हवेली अपने निशान छोड़ती है। कैमरे जो रात भर बंद पड़े थे अपने आप चालू हो गए। उनकी स्क्रीन पर अब युद्ध नहीं, बल्कि उन लोगों के चेहरे दिखने लगे जो रात में मारे गए थे। वे सब कैमरे के भीतर कैद होकर एक ही बात दोहरा रहे थे, हमें वापस भेज दो। तभी हवेली के आंगन में तेज हवा चली और पेड़ों की टहनियां दरवाजों से टकराने लगीं, जैसे कोई अंदर घुसना चाहता हो। अचानक जंगल की तरफ से इंसानों की आवाजें आईं। शायद गांव के लोग या कोई रेंजर, मुझे पता था अगर वे अंदर आए तो हवेली उन्हें भी नहीं छोड़ेगी। मैंने दौड़कर मुख्य दरवाजे पर ताला लगाया और चिल्लाया, यहां कोई नहीं है, वापस जाओ। तभी हवेली के भीतर से हंसी की आवाज आई। यह नई प्रहरी की हंसी थी। वह दीवार से निकलकर मेरे सामने खड़ी हुई। उसकी आंखों में अब इंसानी डर नहीं था, बल्कि हवेली का गर्व था। उसने कहा, भूरिया, पांचवां पहर शुरू हो चुका है। अब जो यहां आएगा वह निशान बनकर जाएगा। तभी हवेली की दीवारों पर हाथों के निशान उभरने लगे, खून जैसे ताजे हों। बाहर से आए लोगों की आवाजें अचानक शांत हो गईं और जंगल में फिर सन्नाटा छा गया। मैं समझ गया हवेली ने उन्हें अंदर आने से पहले ही डराकर भगा दिया है। लेकिन यह जीत अस्थायी थी, क्योंकि काली हवेली कभी भूखी नहीं रहती, वह समय लेकर शिकार करती है। मैंने नई प्रहरी की तरफ देखा और कहा, क्या अब यह सब कभी खत्म होगा? उसने धीमी आवाज में जवाब दिया, जब तक कोई राजा की आत्मा को मुक्त नहीं करेगा तब तक नहीं। और यह कहते ही वह फिर दीवार में समा गई। सूरज अब पूरी तरह निकल चुका था, लेकिन हवेली के भीतर अंधेरा ही था। मैंने अपने दिल में गिनती बढ़ाई, क्योंकि पांचवां पहर खत्म हो चुका था और छठा पहर वही होता है जब हवेली इंसान को बदलने लगती है। और मुझे डर था कि अगली बारी शायद मेरी हो। छठा पहर शुरू होते ही मैंने महसूस किया कि काली हवेली अब मुझे पहले जैसी नहीं देख रही थी। अब तक मैं उसका साक्षी था, उसका सेवक था, लेकिन अब उसकी नजर मुझ पर टिकने लगी थी, जैसे वह परख रही हो कि क्या मैं भी बदलने के काबिल हूं। सुबह की रोशनी बाहर फैल चुकी थी, लेकिन हवेली के भीतर अंधेरा और गाढ़ा हो गया था। दीवारें ठंडी नहीं, बल्कि जीवित चमड़ी जैसी लगने लगी थीं, और हर कदम पर ऐसा महसूस होता था जैसे कोई मेरी चाल की नकल कर रहा हो। मैं अकेला नहीं था, ये बात अब साफ हो चुकी थी। नई प्रहरी की मौजूदगी हर सांस में थी।
कभी पीछे से उसकी हंसी सुनाई देती, कभी सामने दीवार पर उसकी परछाई उभर जाती। छठा पहर वही समय होता है जब हवेली डर दिखाकर नहीं बल्कि लालच देकर तोड़ती है। तभी मेरे सामने हवेली का आंगन बदलने लगा। जहां खंडहर था वहां हरियाली उगाई, जहां टूटी दीवारें थीं वहां चमकता दरबार खड़ा हो गया। और उसी दरबार में मैंने खुद को जवान देखा, बिना डर के, बिना थकान के राजा की तरह खड़ा। मैंने सुना एक आवाज जो मेरे भीतर से ही आ रही थी, भूरिया, तूने सारी उम्र दूसरों की मौत देखी, अब अमर होने का वक्त है, इस हवेली का राजा बन जा। मैंने आंखें बंद कर लीं, क्योंकि यही वह जाल था जिसमें कई साक्षी फंसे थे। अचानक मेरे पैरों के नीचे जमीन पिघलने लगी और मैं उसी सुरंग के मुहाने पर खड़ा था जहां रात में लोगों को निगला गया था। नीचे से आत्माओं की आवाजें आ रही थीं। वे सब मुझे बुला रही थीं, कह रही थीं, हमारे साथ रह जा, तब कोई दर्द नहीं होगा। तभी राजा की आत्मा मेरे सामने आई। उसने कहा, हर हवेली को एक जीवित दिल चाहिए, तू तैयार है? मैंने कांपती आवाज में कहा, अगर मैं मना कर दूं तो? राजा हंसा और बोला, मना करने का विकल्प सिर्फ पहली रात होता है, तू यहां दशकों से है। मैंने अपने भीतर कुछ टूटता महसूस किया, क्योंकि उसकी बात सच थी। छठा पहर इंसान को मजबूर करता है। तभी नई प्रहरी सामने आई। उसने मेरी आंखों में देखा और पहली बार इंसानी आवाज में बोली, अभी भी वक्त है, अगर तू चाहे तो यह चक्र तोड़ा जा सकता है, लेकिन इसके लिए किसी को बलिदान नहीं बल्कि सच चाहिए। मैंने पूछा, कैसा सच? उसने कहा, उस युद्ध का सच जो हवेली में दबा है। राजा निर्दोष नहीं था, यह हवेली श्रापित नहीं बल्कि कैद है। अगर कोई सच उजागर करे तो आत्माएं मुक्त हो सकती हैं। तभी हवेली की दीवारें कांपने लगीं, जैसे उसने हमारी बात सुन ली हो। राजा की आंखों में आग भर गई और उसने तलवार उठाई। छठा पहर अब अपने आखिरी मोड़ पर था और मुझे समझ आ गया था कि या तो मैं हवेली का हिस्सा बनूंगा या इसकी कहानी का अंत लिखूंगा, और यह फैसला अब मुझे अगले पहर में लेना था। सातवां पहर शुरू होते ही काली हवेली की दीवारें ऐसे कांपने लगीं जैसे किसी ने उसकी नींव पर चोट कर दी हो। यह वही पहर होता है जब सच छिपा नहीं रहता और झूठ अपनी ताकत खो देता है। राजा की आत्मा तलवार उठाए मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में सदियों का अहंकार और खून की भूख थी, जबकि नई प्रहरी मेरे बगल में खड़ी थी। उसके चेहरे पर अब इंसान और आत्मा के बीच का अजीब सा संतुलन दिख रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, भूरिया, अगर सच बोलना है तो अभी बोल दे, क्योंकि इसके बाद हवेली खुद बोलने लगेगी। मैंने गहरी सांस ली और हवेली के बीच खड़े होकर वह सब कहना शुरू किया जो बरसों से दीवारों में कैद था। मैंने कहा, यह युद्ध धर्म का नहीं था, यह लालच का था। राजा ने अपने ही सैनिकों को धोखे से मरवाया था। उसने औरतों और बच्चों को हवेली में बंद कर जलवा दिया था ताकि कोई गवाह न बचे, और जब विद्रोह हुआ तो उसने आत्मसमर्पण करने वालों को भी काट डाला। तभी हवेली की दीवारों पर चित्र बदलने लगे और वही दृश्य उभर आए जो मैंने कहे थे। आत्माएं कराह उठीं क्योंकि उन्हें पहली बार अपना सच दिखा था। राजा चीखा और तलवार से दीवार पर वार किया, लेकिन हर वार के साथ उसकी शक्ति कम होती गई। नई प्रहरी आगे बढ़ी और बोली, अब यह हवेली तुम्हारी नहीं रही राजा, तूने जिसे कैद बनाया था वही तेरी जेल बनेगी। तभी फर्श फटने लगा और सुरंग फिर खुल गई, लेकिन इस बार नीचे अंधेरा नहीं बल्कि उजाला था। आत्माएं एक एक कर उस उजाले की ओर बढ़ने लगीं। उनके चेहरे से दर्द उतर रहा था और पहली बार शांति दिख रही थी। राजा पीछे हटने लगा, लेकिन हवेली ने ही उसे जकड़ लिया। दीवारों से हाथ निकले और उसे सिंहासन से खींचकर सुरंग की ओर ले गए। वह चिल्लाया कि यह हवेली मेरी है, लेकिन हवेली की गूंजती आवाज आई नहीं, यह सच की है। जैसे ही राजा सुरंग में गिरा, उजाला तेज हो गया और आत्माएं एक साथ मुक्त हो गईं। बाहर जंगल में तेज हवा चली और पेड़ों ने जैसे राहत की सांस ली। सातवां पहर खत्म हो चुका था। हवेली अब शांत थी। नई प्रहरी ने मेरी तरफ देखा और कहा, अब आखिरी पहर बचा है, जहां फैसला होगा कि तू यहां रहेगा या दुनिया को यह कहानी बताएगा। मैंने पहली बार महसूस किया कि काली हवेली का बोझ हल्का हो गया है, लेकिन मैं जानता था कि अंतिम पहर सबसे कठिन होता है, क्योंकि वह इंसान को नहीं बल्कि उसके भाग्य को चुनता है, और यही फैसला अगली घड़ी में होना था। आठवां और आखिरी पहर शुरू होते ही काली हवेली में अजीब सी शांति उतर आई।
यह शांति डरावनी नहीं थी, बल्कि थकी हुई थी, जैसे सदियों बाद किसी ने भारी बोझ उतार दिया हो। दीवारें अब कराह नहीं रही थीं, छत से खून नहीं टपक रहा था और जंगल में पहली बार पक्षियों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मैं भूरिया चौकीदार हूं और मैंने पहली बार महसूस किया कि यह हवेली अब मुझे जकड़ नहीं रही, बल्कि मुझे छोड़ रही है। नई प्रहरी मेरे सामने खड़ी थी। उसके चेहरे से अब आत्माओं की कठोरता मिट चुकी थी। वह फिर से इंसान जैसी लगने लगी थी। उसने कहा, राजा की आत्मा मुक्त हो चुकी है और उसके साथ वह श्राप भी, जो इस जगह को काली हवेली बनाता था। लेकिन हर श्राप टूटने के बाद एक कीमत मांगता है। मैंने पूछा, कीमत क्या है? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, कोई न कोई साक्षी यहां से बाहर जाएगा ताकि दुनिया को सच पता चले, और कोई न कोई यहां रह जाएगा ताकि हवेली फिर गलत हाथों में न जाए। मैं समझ गया था, यह फैसला अब मेरा है। अगर मैं बाहर गया तो यह कहानी दुनिया को मिलेगी, अगर मैं रुका तो यह हवेली हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगी। मैंने हवेली के चारों ओर देखा। जहां कभी चीखें गूंजती थीं, वहां अब खामोशी थी। जहां मौत घूमती थी, वहां अब बस यादें थीं। तभी हवेली की दीवारों से धीमी आवाज आई, भूरिया, तूने मुझे देखा, तूने मुझे सहा, अब तू ही तय करेगा मैं क्या बनूं। मैंने आंखें बंद की और पहली बार अपने लिए सोचा। मैंने कहा, मैं चौकीदार था हूं और रहूंगा, लेकिन कैदी नहीं बनूंगा। यह कहते ही नई प्रहरी ने हल्की मुस्कान दी और बोली, तो फिर मेरी बारी है। उसने हवेली के बीच जाकर जमीन पर हाथ रखा और उसका शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा। लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि शांति थी। वह हवेली का नया हृदय बन चुकी थी, एक ऐसा हृदय जो लालच नहीं बल्कि सच से जुड़ा था। हवेली की दीवारें हल्की सुनहरी रोशनी से चमक उठीं और काली हवेली अब बस एक पुरानी हवेली रह गई। मैंने मुख्य दरवाजा खोला, जो बरसों बाद बिना रुके खुल गया। बाहर सुबह पूरी तरह हो चुकी थी। जंगल हरा था, हवा साफ थी और आसमान नीला। मैंने पीछे मुड़कर देखा। हवेली शांत खड़ी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं जानता हूं अब भी लोग आएंगे, कहानियां ढूंढेंगे, डर तलाशेंगे, लेकिन अब यह जगह उन्हें नहीं निगलेगी, क्योंकि सच्चाई सबसे बड़ा ताला होती है। मैं भूरिया चौकीदार हूं और यह मेरी आप बीती है। काली हवेली की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन चेतावनी के साथ कि कुछ जगहें डर से नहीं बल्कि सच से डरती हैं, और जो सच को कैद करता है वही एक दिन खुद कैद हो जाता है।